Hello and welcome back to the video of the current affairs to the LK Academy with Mohit Sharma. Here we're gonna do the current affairs of the most important current affair basically of the most important examinations like banking, SSC, railway, UPSC, defense. तो if you are looking that कि भाई आपको कंटेंट चाहिए उस हिसाब का आपको पढ़ाई करनी है भाई अपने करंट अफेयर्स को टारगेट करना है उस डायरेक्शन में जहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को टारगेट कर सको तो भाई यू आर एट द राइट प्लेस एंड विल गोना डू दैट डेफिनेटली। सो जो भी डाटा मैं बताऊंगा जो भी करंट अफेयर्स मैं बताऊंगा गिनती के कुछ क्वेश्चंस होंगे यू हैव टू डू दैट एंड उसके बाद हम उसके इंपॉर्टेंट डाटा इन्फॉर्मेशन करंट इवेंट्स या पास्ट इवेंट या ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो पेपर में आने के लिए रेडी होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं कि इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, ठीक है, मार्क्ड इट्स 8th फाउंडेशनल डे एंड हु इज़ द करंट MD एंड CEO IPPB। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आपने आते हुए देखे होंगे और अक्सर कर ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल पे आपने आते हुए देखे होंगे। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये। बेसिकली अगर मैं आपको बारे में बात करूं कि व्हाट इज़ द इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक, अगर ये है क्या तो देखिए इट इज़ द गवर्नमेंट ओन पेमेंट बैंक। ठीक है, याद रखना ये गवर्नमेंट ओन पेमेंट बैंक है जो कि बेसिकली आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है। इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर ये चीज़ आ रही है तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दूसरा क्या बोलना है यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी साहब ने, है ना, बेसिकली ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया था IPPB वाला। कब किया था? 1 सितंबर 2018 में। तो ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? 1 सितंबर 2018 में। दो बातें याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर तो आ ही रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है क्वेश्चन आ जाता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आए तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में ये आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में ये आता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि PM साहब ने इसको लॉन्च किया, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। अब ये क्या था, इसका जो मेन एम था वो क्या था? इसका मेन एम जो था वो ये था कि बैंक टू बैंक हमें जाना है। ठीक है, मतलब सॉरी, बैंक को डोर टू डोर जाना है और सर्विस देनी है। भाई डोर टू डोर सर्विस देनी है और सर्विस यहाँ पर अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स हैं या बेसिकली बैंक की तरफ से जितने भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जानी है, अकाउंट ओपनिंग एंड ऑल, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएंगी। जैसे मैं अगर बात करूँ कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है, सर्विसेज हैं यहाँ पर आपकी सेविंग अकाउंट को लेके, करंट अकाउंट को लेके, मोबाइल बैंकिंग को लेके, रेमिटेंस को लेके, बिल पेमेंट्स को लेके। तो जितनी भी सर्विसेज हैं दैट कम्स अंडर द सर्विसेज। यहाँ पर जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है, अगेन पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, वो 2 लाख रुपए तक का किया जा सकता है एक कस्टमर का। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा, एज पर द RBI ने जो अप्रूव कर रखा है। बट इसके अंदर एक जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो लोन की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बस इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि रूरल और जितने भी तुम्हारे रूरल एरिया या अनबैंक्ड एरियाज हैं, गांव में, आपको पता है आज भी गांव में डाक जो है, डाक सेवा यानी कि पोस्ट सर्विसेज जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पर चलते हैं। बट ऐसी जगह पे अगर बैंकिंग सर्विसेज की आज भी बहुत बड़े लेवल पे दिक्कत है, उनके लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, तो जब हम ये सर्विसेज चालू करेंगे तो वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना 1 सितंबर 2025 को इसका 8th फाउंडेशन डे था। 18 में ये चालू हुई थी, ओवरऑल 8 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर के लिए बहुत बड़ा। नाउ अगर मैं इसकी एक इम्पोर्टेंट बात करूँ भैया कि आज की डेट में ये सब चीज़ें तो है, बट इसके अभी CEO कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो भैया उसके जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है बेसिकली आपके ऑप्शन नंबर B, याद रखना, R विश्वेश्वरन। तो यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इनको लेके। ठीक है, और इससे पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले इनका काम था कैनरा बैंक के अंदर। डन, चलिए आई होप आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अश्विनी वैष्णव के बारे में अगर आपको पता ही नहीं पता, अश्विनी वैष्णव ही इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ही इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में IT डिपार्टमेंट का आते हैं, है ना। कोई CEO नहीं है वो, ठीक है, बट ठीक है ना। अगर वंदित कौल की बात करूं, ये कौन है? ये एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, ही इज़ एन IAS ऑफिसर। तो ये वाली बात आप याद रखेंगे। और संजय कुमार एक नॉर्मल सा नेम है जो यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं।
पर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज़ IPPB, तो इसका आंसर होगा डोर टू डोर सर्विस दे रहा है, ठीक है। रूरल एरियाज़ को जहाँ पर सर्विसेज नहीं है वो होगा। इसके फंक्शन वही जो मैंने बताया अभी। लॉन्च कब हुआ? 1 सितंबर को। किसने किया? मोदी जी ने किया। कौन सा फाउंडेशन डे है? 8th फाउंडेशन डे है। MD और CEO कौन है IPPB के? तो आपको पता ही है, R विश्वेश्वरन, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरी साइड से क्लियर है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलता है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सस्पेंडेड बुकिंग ऑफ द विच कैटेगरी ऑफ मेल टू द USA। अब देखिए देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, अगर आप मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, सपोज मैं ही हूँ, मैं आगे समझाता हूँ आपको। मेरा काम है भाई, मैं पोस्ट कर रहा हूँ कोई भी चीज़ है, कुछ मेल्स को पोस्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए उसमें मेरा लॉस हो रहा है, मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो मैं कब तक उस बोझ को उठाऊंगा? बहुत लिमिटेड टाइम तक। इफ़ समबडी इज़ नॉट गिविंग मी प्रॉफिट, सो वाई वुड आई नीड टू बेसिकली, है ना, कन्वेंस हिम, एंड वाई वुड आई नीड टू डू समथिंग, है ना। सो ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बात तो यहाँ पर दोबारा वही मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा इंडियन पोस्ट है, ठीक है, आपको बता दूँ ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क हैं उनमें से एक हमारा पोस्टल नेटवर्क भी है। तो ये जो इंडियन पोस्ट है वही मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, और इसकी जो सर्विसेज हैं वो क्या है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, मनी ट्रांसफ़र या पार्सल सर्विसेज। अब यहाँ क्वेश्चन आता है जो मैंने पॉइंट लिखा है पार्सल सर्विसेज, इसी को लेके कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो कोई ना कोई तो बात है जो यहाँ पर इस चीज़ को लेके हुई है, बेसिकली उसी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो अगर मैं बता दूँ आपको 2-3 चीज़ें, जैसे रिसेंटली हुआ क्या है, तो याद रखिए अगस्त 2025 में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो सस्पेंड कर देती है बुकिंग फॉर द सर्टेन मेल्स टू द USA के कुछ मेल को लेके, और वो भी कौन से? $100 से नीचे वाले, ठीक है, $100 USD से, 100 USD से नीचे वाले। आप ये वाली बात याद रखेंगे। दूसरा, यहाँ सस्पेंशन हुआ है किस वजह से? तो याद रखिए एविएशन एंड ऑपरेशनल इशू की वजह से। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रीज़न, तो आंसर होगा एविएशन एंड ऑपरेशनल इशू की वजह से, ठीक है जी, एविएशन एंड ऑपरेशनल इशू की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा मेल्स भेजवाना डिफिकल्ट हो रहा था। जो जितने भी आपके जैसे बुक्स हैं, पेपर्स हैं, गिफ्ट हैं, चूँकि $100 से सस्ते हैं, तो टेम्परेली अभी USA के लिए उस सर्विस को बंद कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, डन। इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ भी इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आंसर होगा रजिस्टर्ड लेटर ओनली, ठीक है, और इससे ऊपर है ये रहा, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। लेटर, डॉक्यूमेंट, लेटर भी है, डॉक्यूमेंट भी है, एंड गिफ्ट आइटम अप टू 100 USD, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये वाला आपको पॉइंट क्लियर है। तो याद रखना कि पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्या पूछ सकता है? इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है भैया विच कैटेगरी, ठीक है, विच कैटेगरी ऑफ मेल, विच कैटेगरी ऑफ मेल डिड इंडिया पोस्ट सस्पेंडेड टू द USA, या फिर इंडिया पोस्ट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ठीक है, या व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू लिमिट ऑफ द गिफ्ट आइटम सस्पेंशन, यानी कि 100 USD। ये बात आपको क्लियर हो गई, डन। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़िया तरीके से कर चुके हो, मज़ा आ गया मतलब है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, द RBI इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन बंधन बैंक। अब ये बंधन बैंक बहुत चल रहा है। अगर आपने आज की डेट में म्यूचुअल फंड उठाया हो तो म्यूचुअल फंड में बंधन बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, और RBI ने बेसिकली इस पर पेनल्टी लगाई है। अब क्या रीज़न है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, वो करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं RBI क्या है, ये सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटर ऑफ बैंक है। पहली बात, अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ दैट, इट इज़ अ सेंट्रल बैंक, ठीक है, इट इज़ अ सेंट्रल बैंक और रेगुलेटरी बैंक है, या रेगुलेटर। मैं रेगुलेटर क्यों बोल रहा हूँ? रेगुलेटर होता है ना पंखे वाला जो सारा कंट्रोल करता है, काइंड ऑफ RBI भी सारा कुछ कंट्रोल करता है, तो ये एक रेगुलेटर बैंक है, ठीक है, डन। नाउ जो इसका मेन काम है वो क्या है? इसका जो मेन काम है वो है
मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह, ठीक है। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा रेगुलेटरी ऑफ बैंक है, बैंकों का लाइसेंसिंग भी इसके पास ही है, ठीक है जी। और अगर किसी और फैक्टर की बात करें, यानी कि KYC, फेयर प्रैक्टिसेस वगैरह सब कुछ आरबीआई कंट्रोल, मतलब आरबीआई एक तरीके से समझो फादर ऑफ द ऑल द बैंक है। सारी जितनी भी बैंकों के अंदर चीज़ होगी, जैसे सेबी होता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिमिलरली आरबीआई काम करता है। अगर कोई भी बैंक आपके साथ गलत कर रही है, कोई भी बैंक आपके साथ कोई भी चीज़ कर रही है, तो वहाँ पर आरबीआई आप उसको उस बैंक के खिलाफ आपको खड़ा है आपके लिए, ठीक है। अब ये जो बंधन बैंक है, पहली बात तो ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इट इज़ अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ठीक है जी। आज के डेट में अगर आपने नाम सुना हो तो शेयर मार्केट में सिर्फ एक ही नाम चलता है तगड़ा वाला, म्यूचुअल फंड के अंदर बंधन फाइनेंस, बेहतरीन प्रॉफिट दे रहा कमा के। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, 2001 में रजिस्टर्ड हुई है, बड़ी बात ये है, ठीक है। यानी कि और ये कमर्शियल बैंक कब बना है? 2015 में। याद रखना कि अगर मैं इसके कमर्शियल बैंक की बात करूं तो ये बना है 2015 में, 2015 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हेडक्वार्टर कहाँ है? वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? कोलकाता में। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं ये वाले, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं ये वाले, याद रखना। जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसका काम क्या है? ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या? लोन प्रोवाइड करता है। और लोन प्रोवाइड करके किसको? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे कि मैं MSMEs की बात करूँ, MSME की बात करूँ, या रूरल बोरोवर की बात करूँ, ठीक है, रूरल बोरोवर की बात करूँ, ठीक है, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, ठीक है जी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, ठीक है। तो मतलब इस तरीके की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रोल प्रोवाइड करता है। अब हुआ क्या है, बात सुनते हैं हुआ क्या है। देखिए ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अब यहाँ आरबीआई ने थोड़ा रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन करी होगी, तो मेरे भाई अगस्त 2025 में आरबीआई ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, यार इस बैंक के अंदर तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी कमियाँ हैं, यानी कि बेसिकली बंधन में, ठीक है, कॉम्प्लाइंस लैप्स पाए गए हैं। अब वो कॉम्प्लाइंस लैप्स है किस चीज़ के लेके? इट इज़ जस्ट रिगार्डिंग अबाउट 3 चीज़ों को लेके। पहला कस्टमर सर्विस, ठीक है, जो लैप्स पाए गए हैं, कस्टमर सर्विस भाई। दूसरा लैंडिंग प्रैक्टिसेस, और तीसरा इंटरनल मॉनिटरिंग। ये 3 चीज़ों को लेकर लैप्स पाया गया। आरबीआई ने इस पर अपना भैया पेनल्टी ठोक दी कि भैया आप इतनी पेनल्टी दो, और दैट इज़ फॉर 44.7 लाख रुपए की, याद रखिएगा, ठीक है। तो 44.7 लाख रुपए की पेनल्टी इस पर ठोकी गई है। इट्स नॉट अबाउट करोड़, ओके, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, बट यस 44.7 लाख रुपए की इस पर पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? हु रेगुलेट्स बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि हेडक्वार्टर का है बंधन बैंक का। और तीसरा बन सकता है विच बैंक फाइंड बाय आरबीआई रिसेंटली एंड हाउ मच। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर हाईलाइटेड फॉर दीक्षा 2.0 लॉन्च्ड ऑन NCERT 65th फाउंडेशन डे। तो यहाँ पर बात करी जा रही है दीक्षा 2.0 की बात करते हैं। सबसे पहले मैं NCERT की बात करूँ तो NCERT का मतलब है, ठीक है, NCERT का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है जी, ठीक है। इसका काम क्या है? इट डेवलप्स स्कूल टेक्स्ट बुक, रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। भैया आपको पता ही है NCERT बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिकली 1961 में ये आती है। इसका जो मेन काम था NCERT का वही था कि आज की डेट में किसी भी स्कूल में क्लास 1 to लेके 12 तक जो भी सिलेबस है, अगर मैं इसी के अलावा बात करूँ, नीट हो गया, ठीक है, IIT JEE हो गया, है ना, इनकी भी फाउंडेशन जो है सिर्फ किसी चीज़ पर रखी जाती है, NCERT पर रखी जाती है। इसके अलावा आप बैंकिंग, UPSC, ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सिलेबस NCERT के बेसिस पे ही रखा जाता है तो NCERT एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब NCERT से भैया जितनी भी चीज़ें हैं सारे के सारे काम हो रहे हैं, ठीक है।
तो मतलब ये एक तरीके से नेशनल, मतलब अगर मैं बात करूँ नाउ, ये दीक्षा क्या है, व्हाट इज़ दीक्षा, तो याद रखिए इट इज़ अ नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्कूल एजुकेशन। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। लॉन्च्ड इन 2017 में ये लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। कब लॉन्च हुआ? 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई के अंदर, ठीक है। डन डन। इसका काम क्या है? जितनी भी ई लर्निंग रिसोर्सेज हैं, चाहे टेक्स्ट बुक हो, वीडियोज़ हो, क्विजेज हो, टीचर्स ट्रेनिंग हो, सब कुछ यहाँ मिले। इसको टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा, याद रखना, इसको टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा और पेरेंट के द्वारा, सबके द्वारा इसे यूज़ किया जा सकता है। और अब ये जो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ दीक्षा 2.0, व्हाट इज़ दीक्षा 2.0? इसी का नेक्स्ट वर्जन है जो अभी लॉन्च किया गया है ऑन द 65th फाउंडेशनल डे। 65th फाउंडेशनल डे पे इसको लॉन्च किया गया है। मेन मकसद क्या है इसका? मेन मकसद यह है कि भैया यहाँ मॉडर्न फैसिलिटी यानी कि एआई बेस्ड टूल लॉन्च किए गए हैं, याद रखिए। तो यानी कि इसको एआई से कनेक्ट कर दिया गया है, ऑल अबाउट दैट, कि यहाँ पर सिर्फ एआई बेस्ड जो चीज़ें हैं अब वो भी यहाँ पर होंगी, उसी के आधार पर यहाँ पर किया गया है। डन। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अगर मैं इसकी जेन्युइन आंसर की बात करूँ दैट विल बी ऑप्शन बी, एडेप्टिव असेसमेंट एंड एआई टूल लाइक रीड अलाउड। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। युद्ध अभ्यास की हम बात करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन डिफेंस के रिगार्डिंग है ये। तो सॉरी, युद्ध अभ्यास की अगर मैं बात करूं तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, सॉरी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। डन। अब ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किस किस के बीच में? युद्ध अभ्यास, याद रखना, इंडिया और यूएसए के बीच में। ये एक्सरसाइज एनुअली होती है, अल्टरनेटिवली मतलब भारत कभी ना कभी इसको करते रहता है, एक साल में एक बार तो होती है लगभग, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको थोरोली बोल देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथन मिलिट्री कॉर्पोरेशन, ठीक है। इनहेंस बेसिकली कि भाई हम सब लोग आपस में किस तरीके से लाइक वी कैन इनहेंस द पावर ऑफ वर्किंग टुगेदर, है ना, इन ऑपरेशंस, है ना। प्रैक्टिस काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग ऑपरेशंस अंडर यूएन मैंडेटरी। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमने यहाँ पर टारगेट रखी हैं। अगर मैं बात करूं कि 2025 एडिशन की, इसके 2025वें एडिशन के बारे में, तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 है ना, इज द 21st एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 21st एडिशन है। तो ये कहाँ किया गया है? उमरोई में, मेघालय में, याद रखना, उमरोई मेघालय के अंदर ये एक्सरसाइज की गई है, ऑर्गेनाइज की गई है। तो दिस हैज़ बीन कंडक्टेड। डन। सो बेसिकली उमरोई मेघालय में की गई है। सो दिस हैज़ बीन कंडक्टेड। एंड नाउ अगर मैं इसके बारे में बात करूं किसी और डिफरेंट चीज़ के बारे में, अब इसके बारे में तो सबसे पहले इंपोर्टेंट एडिशन क्या है पहले पूछ लेगा, कौन से एडिशन की एक्सरसाइज है ना। तो याद रखना 21st एडिशन, 21st एडिशन एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ठीक है। कहाँ हो रही है सर? उमरोई मेघालय में हो रही है। दूसरा, कब से कब तक होगी? याद रखेंगे सितंबर 1 से सितंबर 14 के बीच में, ठीक है। क्या मेन पर्पसेस हैं? देखो भाई, जंगल वॉरफेयर। अब देखो जंगल्स वॉरफेयर मतलब आपने पैरा स्पेशल कमांडोज के बारे में अगर आपने सुना हो तो दे आर द किंग ऑफ द जंगल वॉरफेयर, ठीक है। दे आर रियली द किंग ऑफ जंगल वॉरफेयर। माउंटेन ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, काउंटर्स इंसर्जेंसीज हो गई, है ना, या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हो गए। जैसे आपको पता है हर जगह बाढ़ आ रखी है, हर जगह इश्यूज हो रखे हैं इस टाइम पर, तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। अब नाउ ये जो करंट अफेयर है यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी और बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो एक्साइज का नाम पूछ लेगा। दूसरा, यहाँ क्या पूछ लेगा? दूसरा पूछ लेगा पार्टनर कंट्री के बारे में, पार्टनर कंट्री के बारे में। अगला क्या पूछ लेगा? होस्ट पूछ लेगा, है ना, भारत इज़ द होस्ट। लोकेशन कहाँ है सर? उमरोई में है। ईयर क्या है? 2025 है। कौन से एडिशन की एक्सरसाइज है? 21st। अब ये पूछ लेगा, या फिर ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है नाउ, वेयर इज द 2025 एडिशन ऑफ द युद्ध अभ्यास बीइंग हेल्ड, घुमा के पूछ लेगा। तो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि ये भारत और यूएसए के बीच में इट इज़ अ बायलैटरल, ठीक है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। डन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इंडियाज ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इन अगस्त 2025 बर रिपोर्टेड एट अप्रोक्सीमेटली. तो हमारा ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन कितना है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं जीएसटी के बारे में. जीएसटी मैंने कल भी बताया था, अभी बता देता हूँ. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये जो रिफॉर्म है बेसिकली हमारे यहाँ कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2017 को. 1 जुलाई 2017 को मेरी कभी ना शॉर्ट वीडियो आएगी आपके पास बहुत जल्द, और एक मैंने 10 मिनट की वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं. आप लोग ना 10 मिनट वाली जो मेरी वीडियोस हैं उसमें जो मैं कंटेंट लाता हूँ ना, बड़ा ही बेहतरीन कंटेंट होता है, उसको देखा करिए. ठीक है, आप ही का चैनल पे होगी 10 मिनट की वीडियो. और अभी जो लास्ट वीडियो है ना, आई थिंक वो टैक्स के ऊपर ही है. जो टैक्स का जो स्लैब आया ना नया 2.0 का, आप उसे देखिए, आपको उसमें बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी. चलिए फिलहाल इसको बात करते हैं. जो इंडिया का अभी जो रिसेंटली देखिए, अभी पहले 4 स्लैब हुआ करते थे. 5%, 12%, 18%, 28%. सरकार ने इनको 4 से सीधे 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दिया है. टैक्स के रेट्स कम हो गए हैं, है ना. तो एक तरीके से जीएसटी की बात करूं, ये तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जो कि सेंट्रल और स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जो भी रूल्स हैं उनके आधार पर. तो यहाँ बोला गया है अभी जीएसटी में सरकार को लॉस होगा. आपको बता दूं मैं, सरकार विल फेस अ लॉस. द रीज़न बिहाइंड इट इज़ वन थिंग, कि भाई सरकार को लॉस क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है? क्योंकि भैया इस टाइम पर जो हमारे भारत की सरकार है उसने टैक्स के रेट्स कम कर दिए हैं. जनता को फ़ायदा होगा. जो नया टैक्स आएगा 27 सितंबर से, 27 सितंबर से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, आपको वहाँ पर टैक्स कम मिलेगा. जिस पे पहले 18% जीएसटी लग रहा था, आज उस पर 8% या 5% जीएसटी लग रहा है. तो बेसिकली ये चीज़ है जो वहाँ पर हो रही है. ठीक है, तो इकोनॉमी को हेल्दी बनाने के लिए अगर कोई भी चीज़ है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है मेरे भाई सरकार का. सरकार की स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट के जितने भी फंड्स हैं, सब इसी जीएसटी के आधार पर चलते हैं. तो जितना ज़्यादा जीएसटी आएगा सरकार के पास उतना फ़ायदा होगा. अब मैं आपको बता दूं, जो मेन चीज़ जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है मेरी, मतलब एक जनरल बता रहा हूँ. इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट पूरे जीएसटी का जो भी रेवेन्यू मतलब जनरेट हुआ है अगस्त 2025 में, दैट इज़ 1.86 लाख करोड़. आप सोच रहे हो कितना ह्यूज अमाउंट आ रहा है? सोच रहे हो आप कितना ह्यूज अमाउंट है? अब ये है. ठीक है, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा, व्हाट इज़ मतलब व्हेन वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, या अब जो नए स्लैब्स हैं जीएसटी के वो कितने कर दिए हैं? सर 2 स्लैब्स कर दिए हैं. 2 स्लैब कर दिया. अब आप पूछोगे सर मुझे बताओ 2 स्लैब कौन कौन से? मेरी वीडियो देखो, 10 मिनट की वीडियो है मेरे भाई, उस पर ना बहुत जल्दी शॉर्ट भी बन के आ जाएगी. ठीक है, वो भी देख लेना, बहुत ही आसान है. वो वीडियो देखो, उसमें तुमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, उस वीडियो को एक बार जाके गो थ्रू करो. थोड़ा सा हमें मेहनत भी करनी चाहिए यार, है ना. चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? IRDAI के चेयरमैन किसको इंट्रोड्यूस या ऑथोराइज किया गया है? अथॉरिटी किनके हाथ में है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनका मतलब है, याद रखना क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI. ठीक है जी. तो ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर. ये वाली बात आप याद रखेंगे. ये हो गया पॉइंट नंबर 1. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1 हो गया. दूसरा, ये इनकी जो मतलब बेसिकली जो चेयरमैन है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि पॉलिसी होल्डर है प्रोटेक्शन एंड लाइक बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर के, आप मानिए, है ना. ये प्रोटेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर के. अब देखिए न्यू अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पर, अभी अपॉइंट हुए अजय सेठ साहब. तो अजय सेठ साहब को फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे. कौन थे ये? लिख लेंगे, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी. फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी. ठीक है, ठीक है जी. अब चेयरमैन ऑफ बेसिकली IRDAI हैं. कब अपॉइंट हुए हैं सर? जुलाई 2025 में. ठीक है, याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है. अभी अपने चार्ज नहीं संभाले हैं. ऑफिशियली अज्यूम चार्ज जब ये संभालेंगे, वो संभालेंगे 1 सितंबर से, है ना. मतलब अभी तो हो चुका है, मैं उस टाइम के हिसाब से बताता हूँ. अभी तो हो चुका है, अभी तो ये चार्ज संभाल चुके हैं, तभी तो करंट अफेयर बनी है. ठीक है, तो 3 साल का इनका टर्म रहेगा मेरे भाई, यानी कि 2026, 27 एंड 28 तक. 28 तक इनका कार्यकाल रहेगा. ठीक है जी. चलिए अब बात करते हैं. अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 चीज़ें दे रखी हैं. जैसे बेसिकली देशबशिष पांडा साहब, ये कौन थे? ये पहले चेयरपर्सन थे, प्रीवियस चेयरपर्सन. ठीक है, याद रखेंगे, प्रीवियस चेयरपर्सन. दूसरा, यहाँ बात करें कि बेसिकली इनको नहीं किया गया अपॉइंट, है ना, और इनका तो कोई पोजीशन से मतलब ही नहीं है.
अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे याद रखना, पहले के पूछा जा सकता है तो देश वर्सेस पांड्या साहब याद है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, करंट अफेयर कैसा क्वेश्चन पूछ लेगी, करंट अफेयर में क्या आ सकता है, करंट अफेयर में ये आ सकता है कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ IRDAI। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि फॉर हाउ लॉन्ग वॉज अजय सेठ अपॉइंटेड एज IRDAI चेयरमैन, या फिर जैसे 3 साल के लिए, या फिर कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ IRDAI, बस खत्म। ठीक है, तो अजय सेठ साहब के बारे में एक बार आप पढ़ लेना, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हो गया है, वैसे इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने बता दिया है, आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। नाउ विच बैंक रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू अक्वायर 100% ऑफ स्टेक, ठीक है, चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड CIFCPL। ठीक है, चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक चैतन्य इंडिया फाइनेंस, फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, यहाँ पे लिखी हुई है चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट। ठीक है, चलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। अभी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, दोबारा याद रखिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी। ठीक है, किसके द्वारा ओन करी जा रही है, नवी ग्रुप के द्वारा। ये नवी ग्रुप क्या है, बेसिकली मतलब बेसिकली इट इज़ जस्ट फाउंडेड बाय द को फाउंडर ऑफ द फ्लिपकार्ट। अच्छा, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर का नाम क्या है, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सचिन बंसल, सचिन बंसल। ठीक है जी, ठीक है जी। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, नबी डिसाइडेड टू सेल 100% ऑफ CIFCPL, है ना। तो बायर कौन है यहाँ पे, बायर कौन है, तो द बायर इज कॉल्ड बेसिकली माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना है, SMPL, दे आर द बायर। ठीक है, तो RBI ने अप्रूवल दे दिया इस डील के लिए, भैया आप इसको पूरी तरीके से दे सकते हो, आप पूरी तरीके से सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। तो जो बायर है यहाँ पर, अब नबी ने पूरी तरीके से इसको बेचने का डिसाइड किया, नहीं हो रहा वो प्रॉफिट टर्म्स में नहीं होगा। तो पेपर में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम तो वो देखेंगे। ठीक है, याद रखना, है ना। मतलब इसके थोड़े से ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन लग सकते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक, जो बेसिकली मैं आपको बात करूँ, एक्सिस बैंक हो गई, IDFC हो गई, या बेसिकली इंडसइंड बैंक हो गई। अब ये बैंक जो है ना, ये भी फाइनेंस कंपनीज हैं, है ना। तो बट अगर रियल में भी जो यहाँ पर सारा का सारा काम हुआ है वो माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड को लेके हुआ है। तो याद रखना कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं ऑप्शन में थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि सारी के सारी फाइनेंस लिमिटेड, अगर आपने थोड़ा सा भी इनके बारे में कभी स्टडी किया हो तो। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पर जब भी किसी को भी अगर पूरी तरीके से स्टेक उसके दिए जा रहे हैं, वापस किए जा रहे हैं, या फिर ओवरऑल चेंजेस हो रहे हैं, उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो यही है कि भैया प्रॉफिट नहीं कमा के दे रही है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, इसीलिए। खैर चलिए आगे चलते हैं। नाउ बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी हैज़ रिपोर्टेड अ सर्ज इन द गुलियन बैरन सिंड्रोम्स GBS, ठीक है, इन अगस्त 2025। तो इसका आंसर है गाज़ा। ये थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं GBS क्या है एक्चुअली। ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है, डिसऑर्डर सॉरी। ठीक है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम, मतलब इसका जो बेसिकली द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्वस, है ना। अब ध्यान से सुनना एक बार जरा, मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है नर्व्स पे अटैक करता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम नर्व्स पे अटैक करता है, यहां की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इसकी वजह से मेन सिम्टम्स क्या है, आपकी हाथ और पैर, आपको ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई है उनमें। ठीक है, आपको सेंसेशन से फील होगी, वॉकिंग, बैलेंस, समटाइम आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, है ना। मतलब जैसे आपको फ्लू फील हो रहा है, ठीक है, डेंगू हो गया, इसके बाद ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। ठीक है, मतलब बेसिकली इसके बाद ज़्यादा अटैक करता है, फूड पॉइजनिंग हो गया, है ना, वहाँ भी इसको देखने को मिल रहा है। अब गाज़ा में क्या हुआ है कि इसके मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज केसेस मिले हैं, डिफरेंट केसेस मिले हैं, गाज़ा में रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये रेंटल वायरल इन्फेक्शन है जो कि पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर गाइड करने के लिए है। अब सिंस द गाजा हैज़ अ लिमिटेड मेडिकल रिसोर्सेज, यू नो दैट, है ना, तो ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस से उनके लिए काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये एक गाजा के लिए अभी यहाँ पर चैलेंज बन के हुआ है। बट आप याद रखिएगा, बेसिकली
जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो है कि ये जो GBS इस टाइम पर कहाँ फैल रहा है, तो गाज़ा में फैल रहा है। इसके लिए सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है कि हमें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बस क्वेश्चन क्या, अगर इसमें कभी पूछा तो क्या पूछ लेगा कि GBS की फुल फॉर्म क्या है, कि GBS कहाँ पर हो रहा है, और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो डिसऑर्डर है वो कहाँ पर अटैक करता है। तो आपको याद रखना नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे, ये वाली बात आप याद रखेंगे, बात खत्म बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोलते हैं देखो, पढ़ लेते हैं ज़रा ध्यान से, ठीक है। द रिसेंट एग्रीमेंट बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड द कर्नाटका टू डिप्लॉय ट्रेंड एलिफेंट्स दैट इज कॉल्ड कुमुकी इज एम्ड एट द एड्रेस द मीनिंग्स ऑफ। तो कुमुकी के बारे में बात करी जा रही है, तो याद रखिए कुमुकी हैं क्या। तो कुमुकी एलिफेंट्स दे आर द ट्रेंड कैपेटिव एलिफेंट्स, याद रखेंगे हम, ट्रेंड, ठीक है, कैपेटिव एलिफेंट्स। डन, डन, इतना पता चल गया। इसके बाद ये किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना। बताओ इनकी मेन जॉब क्या है, ठीक है, इनकी मेन जॉब क्या है, ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल एंड गाइड वाइल्ड एलिफेंट्स, जितने भी वाइल्ड एलिफेंट हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं। इनका काम क्या है, कहाँ पर, फॉरेस्ट में। कोई तो चाहिए कंट्रोल करने के लिए, भाई वी नीड समवन, है ना। तो ये एलिफेंट का काम अब एलिफेंट ही करेंगे। नाउ व्हाट हैपन्स एक्चुअली कि आंध्र प्रदेश साइन एन एग्रीमेंट विद कर्नाटका टू बोरो कुमुकी एलिफेंट्स, यानी कि आंध्र प्रदेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, किसके साथ, कुमुकी एलिफेंट के साथ। कुमुकी एलिफेंट को लेकर कर्नाटक के साथ कि भैया वो वॉरो करेगा, ठीक है, आपसे कुछ टाइम के लिए आप उसे दे दो, ठीक है। और ये हुआ कहाँ है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आए, कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक पॉइंट है। अगर करंट अफेयर लेके भी जा रहे हो ना, जब आपके पास ऑप्शन आते हैं आप सीधे पेपर फाड़ देते हो, मतलब बेहतरीन तरीके से, ठीक है, याद रखना। क्योंकि वहाँ पर देखा जा रहा है कि फ्रिक्वेंटली वाइल्ड एलिफेंट्स की रेड हो रही है, याद रखना। इसके 3 कॉज क्या होंगे भाई, वाइल्ड एलिफेंट बार बार आ रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है। जब वाइल्ड एलिफेंट इधर उधर घूम रहे हैं, पहला तो भैया लोगों की डेथ हो रही है, ह्यूमन डेथ वहाँ देखी जा रही है। दूसरा क्रॉप का लॉस हो रहा है, यानी कि जो फसल है वो बर्बाद होती जा रही है। और तीसरा प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है, ठीक है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए कुमुकी एलिफेंट्स की ज़रूरत है, ये वाली बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आई होप इसको ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम। तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्री इज सेट द होस्ट 2018 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट फॉर विच COP33 सेल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। बेहतरीन क्वेश्चन है यार, मतलब अगर मैं बात करूँ कॉप की, है ना, तो कॉप का मतलब क्या है, पहले तो कॉप हमने बहुत बार पढ़ लिया। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, याद रखिए, ठीक है, इट इज़ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है, किसके अंडर में, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर में, ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखिए, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। अब क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर ये कॉप की मीटिंग होने जा रही है, इट्स कॉल्ड COP30, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ, इट इज़ अ एनुअल क्लाइमेट समिट, ठीक है, ये एक एनुअल क्लाइमेट समिट है, ठीक। नाउ बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो बेसिकली COP30 हुआ था ब्राज़ील 2025 में, नाउ COP33 विल अकर इन 2028 में, याद रखिएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा COP30 कब हुआ था, इसी चीज़ को लेकर ब्राज़ील के अंदर हुआ था, ठीक है। ब्राज़ील से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, ब्रिक्स याद आ रहा है मुझे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ब्रिक्स, ठीक है। अब COP33 ऑब्वियस सी बात है 3 साल बाद होगा, यानी कि 28 में होगा, और 28 में ये कहाँ होगा, ये बात करी जा रही है। तो पहला तो मैं आपको 2-3 चीज़ें इसके बारे में फैक्ट बता दूं, ठीक है भाई साहब। जुलाई 25 में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने COP33 सेल के बारे में डिस्कशन करने की बात करी है, ठीक है। कौन सी कंट्री से होस्ट करने जा रही है,
ऑब्वियस सी बात है ना। द प्रपोजल वॉज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी एट COP28 इन दुबई, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो इसको भारत होस्ट करने जा रहा है। सबसे पहली बात कि इसे जो कोई कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, भाई हमारा भारत इसको होस्ट करेगा। पीएम साहब ने इसको बारे में बताया था दुबई के अंदर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर, ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर बात करी जा रही है हाउ टू सेट अप द ऑर्गेनाइजिंग सेल। समझने की कोशिश करिए एक बार ध्यान से, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये 2000 बेसिकली 28 में होगा, ठीक है। आपको इसके बारे में डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में देखने को मिल जाएगा बड़े लेवल पे। फॉर्मली प्रपोजल लॉन्च हो गया इसकी प्रिपरेशन के लिए, है ना। क्लाइमेट चेंज डिवीज़न की यहाँ बात करी जा रही है, ठीक है। मेन जो मकसद है वो क्लाइमेट को लेके, क्लाइमेट के अंदर आने वाले चेंजेस को लेके क्या क्या स्ट्रगल हो सकते हैं, कैसे कैसे हम उनको होस्ट कर देख सकते हैं, ये सब चीज़ें बात करी जा रही है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। डन। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 12। विच इंडियन, ठीक है, विच इंडियन सिटी होस्टेड द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कांग्रेस, है ना। तो कौन इसको कर रहा है, कांग्रेस एंड एक्सपो भी बोलते हैं इसको। सो वर्ल्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कांग्रेस एंड एक्सपो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजर कौन है, पहले तो ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं। इसके ऑर्गेनाइजर हैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन, ठीक है जी। ये एक एनजीओ है जो कि न्यू दिल्ली में है, ये वाली बात आप याद रखेंगे। पर्पस क्या है, ग्लोबल डायलॉग्स टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पॉलिसी डिसीजन इन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की। तो इन सब को लेकर ये सब कुछ होने जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसको होस्ट कौन कर रहा है, बेसिकली कहीं ना कहीं अगर मैं आपको आंसर दूं तो आपको आंसर तो मिल ही चुका होगा, है ना, कि न्यू दिल्ली इस पूरी की पूरी प्रोग्राम को होस्ट कर रही है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। इसके जो मेन फोकस एरिया क्या है, देखो, सोलर पावर, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, फ्यूल सेल्स या हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबाइल एंड स्टोरेज सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके मेन सोर्सेज हैं। अब मेरी बात सुनिए, ये है 16th वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कांग्रेस। कौन सा एडिशन है, 16th एडिशन है, समझ आया, यानी कि 16वीं बार हो रहा है ये वाली बात याद रखेंगे। सर डेट क्या थी, जुलाई 1 से 2, ठीक है, 2025 में। कहाँ पे हो रहा है सर, NDMC कन्वेक्शन सेंटर। कहाँ है सर ये सेंटर, ये सेंटर है न्यू दिल्ली में तुम्हारा, इंडिया में, ठीक है जी, ठीक है जी। याद रखना सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए सारा काम हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिकली जो ग्लोबल एनर्जी लीडर्स हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सब लेको यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। इंटरनेशनल मतलब बेसिकली द न्यू दिल्ली इज बेसिकली न्यू दिल्ली एंड इंडिया इज हैविंग पॉलिसी हब टू होस्ट एंड मैनेज, ठीक है, द इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनर्जी कॉन्फ्रेंसेस। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे, कि भैया अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ तो कहीं ना कहीं भारत में एक अलग पहचान होगी कि हाँ हम इस चीज़ को कर पाए, ये चीज़ पॉसिबल हो पाई, एंड हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, ठीक है। चलिए अब इसमें को नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द, ठीक है, बेसिकली अब ये एक थोड़ा सा है, तो वैशनी इज़ अ AI प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन लैंग्वेज डिजिटेक के बारे में है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है, तो अगर मैं बात करूँ वैशनी की, तो बेसिकली तो यहाँ पर ये एक AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर है एंड स्पीच रिकग्नाइजेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिन लोगों को लैंग्वेज में इशू होता है ना, ये लैंग्वेज के लिए एज ए ट्रांसलेटर काम करेगा, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर सारी की सारी इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात करी जा रही है, ऑल इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेटर मिशन है ये,
NLTM नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेटर मिशन, NLTM मिशन, ठीक है। और यूनियन बजट इसका डिसाइड किया गया था 2000 बहुत पहले कर दिया गया था 21 से 22 में, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसे लॉन्च कौन कर रहा है, तो लॉन्च बाय, अब ध्यान से देखेंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि अब इसको लिख लो, थोड़ा प्रोफेशनली लिख लो, ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, MEITY, METI बोलते हैं इसे, ठीक है। ये लॉन्च कर रहे हैं, तो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है जो कि PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था जुलाई 2022 में डिजिटल इंडिया के लिए। एंड यहाँ पर यही था कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम कर सकें गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ई-कॉमर्स, ठीक है। और बेसिकली है ना, तो हम यहाँ पर इस सब की बात कर रहे हैं, रियल टाइम ट्रांसलेटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। डन सर ये वाला। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। बस 2 क्वेश्चन और है, तो बने रहो यार थोड़ी देर और, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें डायरेक्टली सुना देता हूँ, तुम लोग इसके बारे में रिसर्च करोगे, मैं ज़्यादा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं दूंगा क्योंकि ये तुम्हारा होमवर्क होगा। इन सितंबर 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द गाइडलाइंस ऑन द इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल आप जान रहे हो गन्ने से बन रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं हम एनर्जी के अंदर, यानी कि जो फ्यूल है हमारे फ्यूल के अंदर हम एक रिवॉल्यूशन ला पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम द शुगर कैन सिरप्स एंड ऑल टाइप ऑफ, ठीक है, मोलासेस वर रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द डोमेस्टिक शुगर शॉर्टेज। इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम द शुगर कैन जूस सिरप्स एंड टाइप ऑफ मोलासेस वर परमिटेड विदाउट एनी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन टू द परचेस सप्लाई। Ethanol production was only allowed from the molasses excluding sugarcane juices syrup. Ethanol production initiative were remove prioritized sugarcane export. अब भाई ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा और मैं इसका आंसर तुम्हें दे दूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? आज की डेट में इथेनॉल पे तो आपने सुना होगा ना E10, मैंने आपको वीडियो भी बनाई है, E20, ठीक है। तो ये E10 E20 वाला प्रोग्राम है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से यहाँ E10 E20 प्रोग्राम को हम लॉन्च कर सकें, उनके आधार पर सारा काम कर सकें, ठीक है। ये वाली बात है यहाँ पे। इथेनॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, एनर्जी रिवॉल्यूशन के लिए इथेनॉल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इंडियाज वीज़ा पॉलिसीज अपडेट इफेक्ट सितंबर 1, 2025 से। तो भैया किसके अंदर यहाँ चेंज आने वाला है, सबसे पहले तो हम ये वाली बात कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो तुम मुझे एक बार सोच के बताओ कि क्या हो सकता है यहाँ पर आंसर। India citizen no longer required passport or visa to enter Nepal. Citizen of Nepal and Bhutan are allowed to enter India without a passport or visa through the both land and air entry points. Visa free entry of citizens Sri Lanka, Bangladesh was introduced. Only Bhutan. अब देखो भारत को अगर अपनी इंटरनेशनल रिलेशन अच्छी करनी है ना, तो उसे अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी और वो अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर भारत ने। इसीलिए जो सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान है उनको पूरी तरीके से एंट्री अलाउड है भारत में विदाउट पासपोर्ट और वीज़ा, ठीक है। दे कैन एंटर टू इंडिया फ्रॉम द एनी पॉइंट से वो एंटर कर सकते। दो ही रास्ते हैं एंटर करने के भूटान और नेपाल से, या तो बेसिकली लैंड के थ्रू करेंगे या एयर के थ्रू करेंगे। सो बाय द बोथ वेज दे कैन एंटर इनटू द आवर टेरिटरी, ठीक है। डन। आई होप आपको आज की करंट अफेयर समझ आई होंगी, वीडियो समझ आई होंगी। अगर तुम्हें ये पसंद आई ना वीडियो, और अगर तुम इसे देख रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे एग्जाम में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो उसे अच्छे से कर लेना भाई। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।